हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बन फुलरिन और बकमिंस्टर फुलरिन और बकी बॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, 1985 से पहले हमें सिर्फ कार्बन के दो एलोट्रोप्स के बारे में ही पता था। वो थे, एक था डायमंड, एक था ग्रेफाइट। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर था। केमिकली दोनों सेम थे। अगर डायमंड और ग्रेफाइट को बर्न किया जाए एयर की प्रेजेंस में तो दोनों के दोनों CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से बने होते हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ग्रेफाइट जहां सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, वहीं डायमंड जो है अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना अंतर क्यों है? इसका आंसर लाई करता है इनके अंदर पाए जाने वाले कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट का। दोनों के दोनों ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर जो कार्बन का एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट के अंदर एक लूज इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। आज हम डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कार्बन के एक नए एलोट्रॉप के बारे में जो 1985 में डिस्कवर किया था, और उस एलोट्रॉप का नाम था कार्बन फुलरिन, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरिन भी बोलते हैं और जिनको हम बकी बॉल्स भी बोलते हैं। कार्बन फुलरिन जो है वो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट नैनो मटेरियल्स में से एक हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1985 में एक टीम थी हमारे पास प्रोफेसर्स की जो कि राइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके नाम थे हेराल्ड क्रोटो, रिचर्ड स्मेली एंड रॉबर्ट कर्ल। इन तीनों ने मिलकर एक नया एलोट्रोप को डिस्कवर किया कार्बन के, और उसको नाम दिया फुलरिन। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, दो ग्रेफाइट के रॉड्स लिए इस प्रकार के, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया, और इन रॉड्स के बीच में उन्होंने करंट पास किया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस ग्रेफाइट रॉड्स के बीच में जो गैप था वहां पे आग प्रोड्यूस हुआ, और ये सारा काम उन्होंने इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया। और जब उन्होंने करंट पास किया, आग प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें कार्बन सूट प्रोड्यूस हुआ। उस कार्बन सूट के अंदर एक नया प्रकार का कार्बन एलोट्रोप पाया गया जिसको उन्होंने नाम दिया कार्बन फुलरिन। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के इस नए एलोट्रोप जिनको हम कार्बन फुलरिन्स बोलते हैं, इसके अंदर जो कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सिंगल और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि ये क्लोज मैच फॉर्म करते हैं। जो कार्बन फुलरिन होती है वो कई प्रकार की होती हैं, कई शेप्स में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कार्बन फुलरिन है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C60, वो स्फेरिकल शेप में पाई जाती है। एक और कार्बन फुलरिन है C70 जो कि इलिप्सॉइड फॉर्म में पाई जाती हैं। और हमारे पास सिलेंड्रिकल कार्बन फुलरिन भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। कार्बन फुलरिन के अंदर हर एक कार्बन एटम अपने 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, और कार्बन एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन फुलरिन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखिए स्टूडेंट, सबसे कॉमन कार्बन फुलरिन है हमारे पास कार्बन 60। C60 जो है वो बहुत ही कॉमन कार्बन फुलरिन है जिसको हम बकमिंस्टर फुलर के नाम से जानते हैं। C60 को बकमिंस्टर फुलर क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो शेप थी वो जियोडेसिक डोम से मिलती जुलती थी, और जियोडेसिक डोम्स को डिजाइन किया गया था अमेरिकन आर्किटेक्ट के द्वारा जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो 3 साइंटिस्ट हैं उन्होंने C60 का नाम बकमिंस्टर फुलर रख दिया। इसके अलावा जो कार्बन फुलरिन पाए जाते हैं वो 70, 72, 84, इवन 100 कार्बन एटम्स वाले कार्बन फुलरिन भी एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन फुलरिन की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो फिक्स रहते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड की तरह नहीं होता है इसमें कि जिसमें कार्बन एटम जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे C60 है हमारे पास कार्बन फुलरिन, उसके अंदर 60 कार्बन एटम्स ही होंगे। C70 का मतलब यह है कि उसके अंदर 70 कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हैं। C60 मींस बकमिंस्टर फुलरिन की जो शेप है वो सॉकर बॉल मींस फुटबॉल शेप से मिलती जुलती है, इसलिए इनको कॉमनली हम बकी बॉल्स के नाम से भी जानते हैं।
C60 के अंदर 12 पेंटागन्स पाई जाती हैं और 20 हेक्सागन्स पाई जाती हैं, और इन हेक्सागन्स और पेंटागन्स के हर एक वर्टिसिस पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड कार्बन फुलरिन, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इन तीनों में से सिर्फ कार्बन फुलरिन ही एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि सोल्यूबल पाया जाता है कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि टोलीन, बेंजीन एटसेट्रा। डायमंड, ग्रेफाइट और कार्बन फुलरिन के अंदर जो कार्बन है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन कंपाउंड जो है नेचर के अंदर वो मिलियंस की नंबर में है, क्योंकि कार्बन जो है वो 2 प्रकार की यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। पहली यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 4, इसलिए ये बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है, इजीली कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, जैसे कि क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है बहुत आसानी से कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। सबसे कॉमन कार्बन कंपाउंड जो अपने आसपास आप देख सकते हैं वो है चॉक, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और एक होता है शुगर, जिसके अंदर कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बन फुलरिन वाला टॉपिक है वो आपको एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कार्बन फुलरिन, और ये आपको ऐड भी करना पड़ सकता है कौन से टॉपिक के अंदर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मटेरियल साइंस वाले टॉपिक के अंदर, उसके अंदर भी आप इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कार्बन फुलरिन है ये नैनो मटेरियल्स ही हैं। तो इस टॉपिक में आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर, थ्योरी वाले पार्ट में क्या लिख के आएंगे, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके एग्जाम के अंदर, आइए वो देखते हैं। Till 1985 only 2 allotropes of carbon were known, namely graphite and diamond. 1985 तक हमें सिर्फ कार्बन के 2 एलोट्रोप्स के बारे में ही पता था, और वो थे ग्रेफाइट एंड डायमंड। बोथ हैव कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें जमीन आसमान का अंतर था, दोनों देखने में बिल्कुल अलग थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, whereas डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ, जबकि डायमंड जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस टाइम। तो हमारे पास डायमंड जो है वो चमकदार होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो डल कलर, ग्रेइश कलर का होता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाता है। डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सक्षम नहीं होता। Why there is so much difference in physical properties of graphite and diamond, although both are chemically same? Both produces CO2 on burning. इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है ग्रेफाइट और डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जबकि दोनों बने कार्बन से हैं। दोनों को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। The answer is different arrangement of carbon atoms in graphite and diamond. आंसर इस चीज में लाई करता है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो अरेंजमेंट रहता है कार्बन एटम्स का वो डिफरेंट रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट है। इसी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण ग्रेफाइट और डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इतनी ज्यादा डिफर कर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना नहीं है, आज हमारा टॉपिक कार्बन फुलरिन है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, कार्बन फुलरिन वाले टॉपिक में आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे, आइए वो देखते हैं। इन ग्रेफाइट एंड डायमंड कार्बन एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म। ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Carbon is present in million of compounds like chalk, CaCO3, sugar, C12H22O11, etc. because of its two unique properties. First is tetravalency and other is catenation self-linking property. देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंटल फॉर्म में तो कार्बन जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में है। एक्चुअली हर चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पास 2 तरह की खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी और एलिमेंट के अंदर नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की तो वो है 2-4, मींस इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन देने में और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में, ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके, ये बहुत ही मुश्किल है इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेना, ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके। तो ये क्या करता है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है,
क्लोरीन के साथ बना सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बहुत इजीली बना सकता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी के कारण भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा की संख्या में हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो होता है वो बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ लीनियरली जुड़ सकता है, ब्रांचिंग में जुड़ सकता है और सर्कुलर मींस आपका रिंग्स की फॉर्म में जुड़ सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 3 वेज में ये अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। फर्स्ट फिगर में लीनियरली कंबाइन हो रहा है, दूसरे फिगर में ये ब्रांचेस बना रहा है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं और तीसरे फिगर में ये रिंग्स बना रहा है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और ये जो चेन्स हैं, ये कार्बन एटम्स का जो नंबर है इन चेन्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं कार्बन एटम्स के नेचर के अंदर। सबसे अच्छा जो कॉमन एग्जांपल है जो अपने आसपास आप देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड का, वो है चॉक CaCO3, एक है शुगर C12H22O11। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के पूरे नेचर वर्ल्ड के अंदर। इन 1985 3 साइंटिस्ट ऑफ राइस यूनिवर्सिटी USA namely Harold Kroto, Richard Smalley, Robert Kerr discovered a new allotrope of carbon in which number of carbon atoms is fixed unlike diamond and graphite। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या था, कार्बन एटम्स का नंबर फिक्स नहीं था, जबकि 1985 में जो 3 साइंटिस्ट की टीम थी, हेराल्ड क्रोटो, रिचर्ड स्मैली, रॉबर्ट कर, उन्होंने एक कार्बन के नए एलोट्रोप को डिस्कवर किया। वो कैसे किया उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक का नाम होगा प्योरिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन फुलरिन। उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने कार्बन के एक नए एलोट्रोप जिसको हमने फुलरिन नाम दिया, कैसे उसको डिस्कवर किया था। 1985 में ये काम हुआ था, नए एलोट्रोप की डिस्कवरी हुई थी और इन तीनों ने मिलकर ये डिस्कवरी की थी। दिस न्यू एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड फुलरिन विद एलिमेंटल फॉर्मूला CN where N is a number of carbon atoms। और उन्होंने इस एलोट्रोप को नाम दिया था फुलरिन, जिसका फॉर्मूला होता है CN। N यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जिसका नंबर 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 76, 80 भी हो सकता है, यहाँ तक कि 100 कार्बन एटम्स वाले फुलरिन्स भी आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बाद आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आप एग्जाम में इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। In 1996, these 3 scientists got Nobel Prize in Chemistry for their discovery of new allotrope of carbon। 1996 में मींस कार्बन एलोट्रोप कार्बन फुलरिन के डिस्कवरी के 11 साल बाद इन 3 साइंटिस्ट को, जो 3 साइंटिस्ट है राइस यूनिवर्सिटीज के, जिन्होंने कार्बन के तीसरे एलोट्रोप जिनको कार्बन फुलरिन के नाम से जाना जाता है उसकी डिस्कवरी की थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री का। In fullerene, carbon atoms are connected to each other by single or double bond so as to form a closed mesh। फुलरिन की सबसे खास बात क्या होती है कि ये क्लोज मैच की फॉर्म में होती है। C60 जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, C70 जो है वो इलिप्सॉइड फॉर्म का होता है। कार्बन नैनोट्यूब्स भी होती हैं जो दोनों तरफ से ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज भी हो सकती हैं। तो काफ़ी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं कार्बन फुलरिन्स। और इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो सिंगल और डबल बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। The most commonly occurring fullerene is C60, which is called Buckminster fullerene after the name of famous American architect Buckminster Fuller, who designed geodesic domes in 1954। सबसे commonly पाया जाने वाला कार्बन फुलरिन है C60, जिसको बकमिंस्टर फुलर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम बकमिंस्टर फुलर क्यों पड़ा, इसका नाम जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, जो कि जियोडेसिक डोम डिजाइन किया करते थे 1954 में। जियोडेसिक डोम जो है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते थे और जो हमारी C60 फुलरिन है वो भी कुछ इसी शेप की दिखाई देती है। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए C60 का जो नाम है उनके नाम पर रख दिया गया और C60 को बोला गया बकमिंस्टर फुलरिन। C60 is also called bucky balls because of its resemblance with football और soccer balls। C60 को बकी बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि C60 की जो शेप है वो फुटबॉल और सॉकर बॉल से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इसके बाद आप एग्जाम में क्या ऐड करके आएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट देखते हैं कि आप इस टॉपिक के अंदर एग्जाम में और क्या ऐड करके आएंगे। C60 has 20 hexagons and 12 pentagons with carbon atoms at vertices of each polygon। C60 means bucky balls means बकमिंस्टर फुलर के अंदर आपको 20 हेक्सागन्स देखने को मिलती हैं
और 12 पेंटागन्स देखने को मिलती हैं और हेक्सागन की हर एक वर्टिसिस पर और पेंटागन की हर एक वर्टिसिस पर कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। जब हम C60 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम ये पेंटागन्स ड्रॉ करेंगे और ये कैसे हम हेक्सागन्स ड्रॉ करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, तो आगे देखते हैं हम। Another fairly common fullerene is C70, but fullerene with 70 to 76, 84, even up to 100 carbon atoms also exist. C60 तो कॉमनली है ही है, इसके अलावा जो कॉमनली पाया जाने वाला फुलरिन है वो है C70। आज की डेट में ऐसे फुलरिन भी डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें कार्बन एटम्स का नंबर 72, 76, 84, यहाँ तक कि 100 कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे फुलरिन भी एग्जिस्ट कर चुके हैं, ऐसे फुलरिन की डिस्कवरी भी की जा चुकी है। इन फुलरिन ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। फुलरिन के अंदर हर एक कार्बन एटम 3 नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जिसके कारण एंड शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें शो करता है। द फुलरिन इज ओनली एलोट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच इज फाउंड टू बी सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोल्यूइन एटसेट्रा। 3 कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। उन तीनों में से फुलरिन ही एक ऐसा हमारे पास एलोट्रोप है कार्बन का जो कि बेंजीन, टोल्यूइन जैसे कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है। द डायमीटर ऑफ फुलरिन इज ओनली फ्यू नैनोमीटर्स। इनका डायमीटर जो होता है वो नैनोमीटर रेंज में होता है, इसलिए इनको हम नैनो मटेरियल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि आप एग्जाम में C60 मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करके आएंगे और बाद में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन फुलरिन्स। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन फुलरिन्स। नंबर 1, डिजाइन ऑफ हाई परफॉर्मेंस MRI कंट्रास्ट एजेंट्स एंड एक्सरे इमेजिंग कंट्रास्ट एजेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पेशेंट के अंदर जिसने एक्सरे करवाना है, जिसने MRI करवाना है, अगर उसके अंदर कार्बन फुलरिन्स इंजेक्ट कर दिए जाएं तो MRI और एक्सरे से जो आपको इमेजेस प्राप्त होंगी तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड होंगी। तो मींस ये MRI और एक्सरे टेक्निक्स को एनहांस करने में हेल्प करता है। सेकेंड एप्लीकेशन, दे कैन एक्ट एज लाइट एक्टिवेटेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। जो कार्बन फुलरिन्स हैं वो लाइट एक्टिवेटेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की फॉर्म में एक्ट कर सकते हैं। ये एक मेडिकल एप्लीकेशन है कार्बन फुलरिन्स की। थर्ड पॉइंट, दे कैन बी यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक्स एंड फोटो डिटेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बन फुलरिन्स हैं उनसे हम फोटो सेल्स, फोटोवोल्टाइक्स एंड फोटो डिटेक्टर्स बना सकते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Fourth application, the compound C60K3 behaves as superconductor at high critical temperature up to 30 Kelvin। जो नॉर्मल सुपरकंडक्टर्स होते हैं वो सुपरकंडक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं लो टेम्परेचर पर, मगर अगर आप कार्बन फुलरिन जो कि हमारे पास C60 मॉलिक्यूल होता है, अगर उसको आप पोटेशियम के साथ उसका कंपाउंड बनाएं जिसका फॉर्मूला होता है C60K3, तो वो ऐसे सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 केल्विन तक जा सकता है। मींस हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स आप बना सकते हैं कार्बन फुलरिन्स को यूज करके। फिफ्थ पॉइंट, दे रिएक्ट विद ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू फॉर्म सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स यूज्ड इन NMR। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास C60 मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर से बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और उनसे रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगा फेरोमैग्नेट्स। फेरोमैग्नेट्स होती हैं वो यूज होती हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक टेक्निक होती है इमेजिंग की, उसमें इसका यूज होता है। तो ये थी 5 एप्लीकेशंस। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसकी बाकी कुछ एप्लीकेशंस, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C60 जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। तो स्टूडेंट देखते हैं बाकी बची हुई एप्लीकेशन कार्बन फुलरिन की। दे एक्ट एज कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये कैटलिस्ट की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं और कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। 7th पॉइंट, दे कैन एक्ट एज लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कार्बन फुलरिन जो होते हैं सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं, इसलिए ये फ्रिक्शन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। तो ये है एप्लीकेशन तो जो आपको एग्जाम में लेके आनी है। अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C60 जिसके 2 कॉमन नेम है, एक है बक मिस्टर फुलरिन जिनको हम बकी बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कैसे आप इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे। तो स्टूडेंट, C60 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक ड्रॉ करनी पड़ेगी पेंटागन। पेंटागन हैज 5 इक्वल साइड्स। अब आपको इसके साथ ड्रॉ करनी है 6 हेक्सागन्स ड्रॉ करनी है। वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़े ध्यान से आप 6 हेक्सागन्स ड्रॉ करेंगे इसके साथ।
3 हो गई हैं। तो ये 6 हेक्सागन्स आपने ड्रॉ कर देनी है। 6 हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 गैप्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आपने इनको ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे मैं यहां कर रहा हूं एग्जाम में। उसके बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है यूजिंग अ कंपास। तो ये आपकी बकी बॉल तैयार हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड शो करनी है। डबल बॉन्ड ऐसे शो करनी है कि जो पेंटागन की जो साइड्स हैं वहां पर डबल बॉन्ड नहीं आनी चाहिए, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए। आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करनी है हेक्सागन्स के अंदर। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद आप अल्टरनेटिवली बॉन्ड्स ड्रॉ करते जाएंगे। बस ये ध्यान रखेंगे आपकी पेंटागन के साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं आनी चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपने ड्रॉ करनी है। तो ये आपकी बकी बॉल तैयार हो गई है स्टूडेंट। C60 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। तो स्टूडेंट्स ये था कार्बन फुलरिन, जिसमें हमने पढ़ा कार्बन फुलरिन क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया था, फिर हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़ी और लास्ट में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ C60। तो स्टूडेंट्स आपको यहां तक करके आना एग्जाम में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन फुलरिन्स होते हैं इनकी सिंथेसिस कैसे की जाती है और प्योरिफिकेशन कैसे की जाती है। टिल देन थैंक यू सो मच।